क्या आपको पता है इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री फोर्थ लार्जेस्ट सेल जनरेटर है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की। एंड ऐसा बिलीव किया जाता है कि 2030 यानी कि 2030 तक इंडिया लीडर होगी इस सेगमेंट में और इलेक्ट्रिक एंड ऑटोनोमस कार्स पे सबसे ज्यादा फोकस्ड होगी। 1930 तक की बात करूं तो इंडिया में कोई भी गाड़ी मैन्युफैक्चर नहीं की जाती थी, सारी गाड़ियां इंपोर्ट की जाती थी। उस जमाने में हम बात करें तो जितनी भी गाड़ियां थी वो ज़्यादा नंबर्स में नहीं थी, कुछ हंड्रेड्स गाड़ियां जो है वो हंड्रेड्स के फिगर्स में या फिर 2 डिजिट नंबर में ही इंपोर्ट की जाती थी। 1940s तक ही ऐसा होता रहा, बट 1940s के बाद में टाइम चेंज होने लगा और इंडियन या फिर इंडिजिनस प्रोडक्ट्स को बढ़ावा देने के लिए 1942 में हिंदुस्तान मोटर्स का जन्म हुआ। बहुत सारी गाड़ियां जो है कोलैबोरेशन में आई हिंदुस्तान मोटर्स की, वो ज़्यादा दिन टिक नहीं पाई, वो बात अलग है, बट 1942 से शुरुआत हो गई थी। 1944 में प्रीमियम आई जिसने फिएट, क्राइसलर, डॉज जैसी गाड़ियों को बनाना स्टार्ट किया। 1945 में महिंद्रा एंड महिंद्रा जो कि आइकन है इस टाइम एसयूवीज की या कमर्शियल या यूटिलिटी सेगमेंट की, तो उसका जन्म हुआ, वहाँ से उसने स्टार्ट करे अपना पायदान। ऐसी ही कुछ गाड़ियों के बारे में आज हम बात करेंगे जिनकी वजह से इंडियन ऑटोमोटिव इंडस्ट्री एक मुकाम पर पहुंची है और अभी फिलहाल 4th पोजीशन गेन करके आगे की तरफ बढ़ रही है। तो आप बस बने रहिए मेरे साथ में। मेरा नाम है विवेक और आप देख रहे हैं वीवूज ऑटो व्लॉग्स। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे और आप कर सकते हैं मेरे चैनल सब्सक्राइब अगर आपको भी कुछ ऐसा ही कंटेंट चाहिए। इंस्टाग्राम आईडी पर फॉलो कर लीजिए, लिखिए वीवू_सैनी एंड वहां पर जाके मेरे से क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, कुछ और चीजें जान सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले और सबकी फेवरेट एक जमाने में रही गाड़ी की बात करते हैं, है हिंदुस्तान मोटर्स की एम्बेसडर। आपने बॉलीवुड हस्तियों को देखा होगा, आपने नेताओं को देखा होगा, आपने बॉलीवुड मूवीज में देखा होगा, विलेंस के पास अक्सर ये गाड़ी आपको देखने को मिलती थी। हिंदुस्तान मोटर्स की एम्बेसडर मॉरिस ऑक्सफोर्ड थर्ड के डिज़ाइन के ऊपर बेस्ड है, जो उसका डिज़ाइन है वो कंप्लीटली उसी के ऊपर बेस्ड है। एंड 4 जनरेशन या 4 फेसलिफ्ट जिसको मैं कहूँ वो ज़्यादा बेटर होगा, उसके ऊपर ही आई है। 1958 से लेके 2014 तक कंटिन्यूस सेम प्लेटफॉर्म के साथ में, हालांकि प्लेटफॉर्म के साथ में टाइम के टाइम पर चेंजेस आते रहे, कुछ फेसलिफ्ट्स आते रहे, कभी ग्रिल चेंज कर दी, कभी इंजन्स चेंज किए, क्योंकि इस 2000 के बाद में यूरो नॉर्म्स या भारत स्टेज नॉर्म्स, एमिशन नॉर्म्स इंडिया में आ गए थे। तो मैं बात करूं यहाँ पर तो ये इंडिया की लार्जेस्ट रनिंग नेम प्लेट में शामिल होती है। ये गाड़ी अपनी बिल्ड क्वालिटी, अपनी स्पेस और अपने डिज़ाइन के लिए काफ़ी फेमस थी। बहुत से लोगों ने इसको कैब फैसिलिटी में भी चलाना स्टार्ट किया। हालांकि मुंबई की सड़कों पर इसने कैब के नाम पर एक महारत हासिल की हुई थी। किसी को भी कैब अपनी चलानी थी तो वो हमेशा सबसे पहले एम्बेसडर को ही प्रेफर करता था। कोलकाता एंड चेन्नई में इसके 2 प्लांट थे, तो इंडिया में केवल 2 प्लांट सेटअप के साथ में बहुत सारी गाड़ियां जो हैं यहाँ पर मैन्युफैक्चरर हुई और 2014 में इसको फाइनली डिसकंटिन्यू कर दिया गया, क्योंकि ये वो स्टैंडर्ड नॉर्म्स नहीं फुलफिल कर पा रही थी, चाहे वो इंजन्स हो या वो डिज़ाइन ही क्यों ना हो। काफ़ी पुराना डिज़ाइन हो गया था और आउटडेटेड भी हो गया था। इसकी सबसे पहली जनरेशन आई 1958 में जो 4 साल चली, 1962 में सेकंड जनरेशन जो 13 साल चली, 1975 में चौथी जनरेशन जो 4 साल चली, फिर 1979 में लास्ट जनरेशन जो कि 35 साल चली। और ये कंप्लीटली इंडिजिनस प्रोडक्ट था इंडिया का। हालांकि इसको बनाया पूरा गया था मॉरिस ऑक्सफोर्ड थर्ड के ऊपर। सो लॉन्गेस्ट नेम प्लेट होने के लिए इसने 56 साल इंडियन सड़कों पर राज किया है। बात करते हैं इंडिया के सेकंड लॉन्गेस्ट नेम प्लेट की। 1984 में इस गाड़ी को लॉन्च किया था एंड कंप्लीटली 30 साल इस गाड़ी ने अपने इंडियन सड़कों पर बिताए हैं एंड बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं। 1983 से 2013 तक इसने हम इंडियंस को एंटरटेन किया है। कंप्लीटली 20 साल तक यानी कि 2004 तक इसको बेस्ट सेलिंग कार्स फिगर्स के मामले में महारत हासिल थी। बट ऑल्टो जो कि इसी का प्रोडक्ट था, मारुति सुजुकी का ही प्रोडक्ट था, उसने इसको सेल्स फिगर में थोड़ा पछाड़ दिया, क्योंकि ऑल्टो इस सेगमेंट में काफ़ी अच्छे डिज़ाइन के साथ में आई थी। इंजन भी उसका ज़्यादा बेटर था और उसके अंदर फीचर्स भी कुछ अच्छे दिए गए थे। पहले क्या हुआ करता था कि मारुति सुजुकी उद्योग लिमिटेड के अगेंस्ट ही आप इस गाड़ी को खरीद सकते थे।
आपको कंप्लीटली 3 साल का वेट करना पड़ता था, यानी कि आप अगर आज इसको बुक कर रहे हो तो कंप्लीटली 3 साल बाद मिलेगा। इससे क्या हुआ, ब्लैक मार्केटिंग स्टार्ट हो गई एंड लोगों ने 40% तक का मुनाफा इस गाड़ी के थ्रू कमाया है। जो उस टाइम पर इस इंडस्ट्री में थे वो 40% तक का मुनाफा लेके ब्लैक मार्केटिंग करते थे। इंजन की बात करें तो 800 सीसी का इसमें इंजन आया करता था जो 37 bhp प्रोड्यूस करता था। 650 kgs की ये गाड़ी केवल 12 इंचेस के टायर्स के ऊपर चलती थी। फिर इसके अंदर ऑल्टो का इंजन लगाया गया जो कि 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ में आया करता था। वो 45 PS की पावर प्रोड्यूस करता था। धीरे धीरे इसमें भी इवोल्यूशन आते रहे। इसके अंदर भी एयर कंडीशनिंग यूनिट आने लगी, बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी। धीरे धीरे क्लियर लैंप्स आने लगे, पीछे के टेल लैंप्स भी क्लियर हो गए, तो डिज़ाइन चेंज होता गया। बट फाइनली 2013 में इसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया। बात करते हैं एक ऐसी गाड़ी की जिसने Hyundai को आज इंडिया में सेकंड लार्जेस्ट प्रोडक्शन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर बनाया है। सो ये गाड़ी है सेंट्रो को इस मुकाम पर पहुंचाने के लिए काफ़ी हद तक हाथ शाहरुख खान का भी रहा है, क्योंकि उस टाइम में उनको ब्रांड एंडोर्समेंट मिलती थी सेंट्रो की। 1997 तक ऐसे होने लगा कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में लिबरलाइजेशन आने लगी, यानी कि जो इंटरनेशनल कार मैन्युफैक्चरर्स थे वो इंडिया में चाहते थे अपना प्लांट सेटअप करने के लिए। एंड बहुत सारी ऐसी कंपनीज जो उस ऑरा में आई, वो फोर्ड हो, चाहे Hyundai हो, होंडा हो, डेबू जैसी कंपनी हो, तो बहुत सारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री वो इंडिया में प्लांट सेटअप करना चाहती थी। उनमें से एक थी Hyundai, और Hyundai ने अपनी सबसे पहली टॉल बॉय डिजाइन बेस्ड सेंट्रो को यहाँ पर लॉन्च किया। सेंट्रो की सक्सेस स्टोरी कुछ इस तरीके से है कि वो एक मिड या फिर एंट्री लेवल हैचबैक में काउंट होती थी, बट फिर भी एयर कंडीशनिंग एंड पावर स्टीयरिंग जैसी फीचर्स होने की वजह से उसको लग्जरी कार में इन्वॉल्व करने लोग और अपने आप को अटैच करने लग गए। उस टाइम 1.1 लीटर का पेट्रोल इंजन इस गाड़ी में आता था, और सारी चीज़ें थी जैसे कि व्हील कैप्स आते था, म्यूजिक सिस्टम आया करते थे, फॉग लैंप्स आया करते थे, रियर के वाइपर्स आया करते थे। 1998 में इसको इंट्रोड्यूस करा गया। फिर इसका पहला फेसलिफ्ट आया जिप ड्राइव के नाम से 2000 में। देन 2002 में इसको जिप प्लस के नाम से लॉन्च किया गया। एंड फाइनली 2006 में सेंट्रो जिंग आई, जो कि एक नई जनरेशन थी, थोड़ा सा चेंजेस किए गए थे, और वो नई जनरेशन 2014 तक चली। एंड 2015 में फाइनली इसको शट डाउन कर दिया गया। बाद में इसको 2018 में लॉन्च किया गया एक नए प्लेटफॉर्म के ऊपर, जो कि i10 से इंस्पायर्ड था। एंड काफ़ी हद तक वो अभी भी i10 को ही दर्शाती है, ऐसे लगते हैं उसी के ऊपर इंस्पायर्ड है। बहुत सारे रीजंस थे सेंट्रो का इंडिया में सक्सेस होने के, और उनमें से सबसे मेजर रीजन था कि वो लो कॉस्ट ओनरशिप को बढ़ावा देती थी। अंदर गाड़ी के स्पेस था, लोग अपने आप को कनेक्टेड फील करते थे। शाहरुख खान का ब्रांड एंडोर्समेंट करने की वजह से लोग अपने आप को इससे इसलिए कनेक्ट करने लगे क्योंकि उस टाइम किंग खान को लोग बहुत फॉलो करते थे, हालांकि अभी भी फॉलो करते हैं। एंड इसके जब इस साल लॉन्चिंग हुई 2018 में, तब भी शाहरुख खान को यहाँ पर बुलाया गया था। एंड जब स्क्रीनिंग हो रही थी तो शाहरुख खान वाज प्रेजेंट देयर एंड ही वाज द पर्सन हु लॉन्च्ड दिस कार दिस टाइम एज वेल। गाड़ी की प्रैक्टिकलिटी होने की वजह से, प्रीमियम फीचर्स होने की वजह से, अच्छा खासा फ्यूल एफिशिएंट होने की वजह से इस गाड़ी की सक्सेस स्टोरी बढ़ती चली गई। एंड मैंने देखा है कि मेरे बहुत सारे रिलेटिव्स अभी भी एक सेंट्रो ऑन करते हैं एंड दे फील प्राउड अबाउट इट। अब बात करते हैं इंडिया के सबसे पहली इंडिजीनियस कार की। सबसे पहले इंडिजीनियस कार्स में किस मामले में कह रहा हूँ, मैन्युफैक्चरिंग के मामले में नहीं, कंप्लीटली R&D, कंप्लीटली इंजीनियरिंग, कंप्लीटली इंडियन बेस्ड इंजन यूज़ करने वाली ये सबसे पहली गाड़ी थी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ टाटा इंडिका की। मुझे याद है मैंने एक जगह पढ़ा था, जब टाटा इंडिका लॉन्च हुई थी, जिस दिन कॉन्फ्रेंस थी, उसकी स्क्रीनिंग थी, उससे कुछ टाइम पहले, कुछ 7-8 घंटे पहले ही मारुति सुजुकी के 2 टॉप सेलिंग प्रोडक्ट्स के प्राइसेस डाउन कर दिए गए थे, 11% से लेके 14% तक। एंड ये जो 2 प्रोडक्ट थे वो थे जेन एंड मारुति 800, जो कि इसके कंप्लीट नेक टू नेक राइवल होने वाले थे। 1998 की गिनेवा मोटर शो में जनवरी में इसको शोकेस कराया गया था। फिर 1998 के इंडियन ऑटो एक्सपो में इसको लॉन्च किया गया दिसंबर के महीने में। 2008 तक इसने 9.1 लाख यूनिट्स अपनी सेल आउट की थी एंड 1.2 मिलियन गाड़ियों में इसका प्लेटफॉर्म जो है वो यूज किया गया था।
1.4 लीटर के पेट्रोल एंड 1.4 लीटर के ही डीजल इंजन के साथ इसको लॉन्च किया था, जो कि दोनों ही नेचुरली एस्पिरेटेड थे, यानी कि डीजल इंजन में भी कोई टर्बोचार्जर का यूज़ नहीं किया गया है। मेरा एक दोस्त है मनीष, उसके पास 1.4 लीटर का डीजल इंजन है जो नेचुरली एस्पिरेटेड है, एंड मैंने जब उसको चलाया तो वो बहुत ही स्लो इंजन है, मतलब मज़ा नहीं आता आपको चलाने में, क्योंकि टर्बोचार्ज इंटरकूलर उसमें नहीं लगा गया है। एंड डीजल इंजन विदाउट टर्बोचार्जर एंड इंटरकूलर के वो मज़ा, वो एंथुसियाज्म आपके अंदर नहीं भरते हैं। हाँ, उस टाइम जो शुरुआती ओल्ड कस्टमर्स थे इंडिका के, उन्होंने कंप्लेन करना स्टार्ट की कि जितना BHP डॉक्यूमेंट्स में वो उतना ये लिटरली फील नहीं कराती है। देन टाटा ने इसके ऊपर दोबारा री इंजीनियरिंग की एंड इसको इंडिका V2 यानी कि वर्जन 2 के नाम से लॉन्च किया। तब से जितनी भी कंप्लेंट्स थी वो सारी सॉर्ट आउट होने लगी, डिसॉल्व होने लगी। लोग कहने लग गए थे कि टाटा का बुढ़ापा बहुत महंगा पड़ता है, टाटा का बुढ़ापा झेला नहीं जाता। वो उसका मेजर रीज़न इंडिका ही थी, क्योंकि इंडिका ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उतना अच्छी साबित नहीं हुई। उसमें रैटलिंग नॉइज़ आने लग गई, गाड़ी के इंजन ढंग से बिहेव नहीं करते थे, बहुत जल्दी हीटअप हो जाते थे। ये सारी समस्या धीरे धीरे टाटा की गाड़ियों में आने लगी। बट यस, अब इम्पैक्ट 2 फिलॉसफी डिज़ाइन जितनी भी गाड़ियाँ हैं टाटा की, वो लिटरली हैंड्स डाउन टू दोज डिज़ाइंस, हैंड डाउन टू दोज इंजीनियरिंग, हैंड्स डाउन टू दोज इंजन्स। अब लिटरली टाटा के ऊपर दोबारा से लोगों ने भरोसा करना स्टार्ट कर दिया है। तो हाँ, आपके जनरल नॉलेज के लिए मैं ये बता दूं कि 2001 में एक CNG वेरिएंट भी लॉन्च किया था टाटा ने, जिसके अंदर दोबारा से कंप्लेन आई थी। यही रीज़न था कि उसको फिर कुछ दिन बाद में शट डाउन कर दिया गया। 2008 से लेके 2015 में इसकी सेकंड जनरेशन आई, जिसको हम इंडिका विस्टा के नाम से जानते हैं। एंड वो 1.3 लीटर का डीजल इंजन जो फिएट सोच था, जो आपने मानजा में भी देखा है, वो यहाँ पर इंट्रोड्यूस कराया गया था। और आप इस इंजन को बहुत सारी गाड़ियों में देखते हैं, डिज़ायर हो, स्विफ्ट हो, बलिनो हो, इग्निस हो, पुलवानी वाली जो डिसकंटिन्यू हो गई है। 2018 में इसको कम्प्लीटली डिसकंटिन्यू कर दिया गया, क्योंकि ये वो बात इसमें नहीं बाकी बची थी। कम्प्लीटली 20 सालों तक इसने भी इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पर राज किया है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपकी, मेरी या सभी की, चाहे वो उसने कितने भी 0 स्टार्स लिए हों, उसकी बात करते हैं। मेरी पर्सनल फेवरेट ये नहीं है, बट हाँ, जब मैं कुछ 6-7 क्लास में था तब शायद मेरा इसके ऊपर क्रश था। दिस कार इज महिंद्रा स्कॉर्पियो। इस गाड़ी ने इंडिया के SUV सेगमेंट को बहुत ब्रॉड किया है। लोगों को SUV की असली परख इसी गाड़ी के थ्रू आई है। हालांकि इससे पहले भी बहुत सारी SUVs इंडियन मार्केट में थी, जैसे कि टाटा की सायरा और टाटा की ही सफारी, बट वो फेम उनको नहीं मिल पाया जो स्कॉर्पियो के साथ में था। इसके पीछे रीज़न क्या हो सकता है? एक तो उसका डिज़ाइन ऐसा था कि वो कंप्लीट माचो लगती थी, देखने में एग्रेसिव लगती थी कि एक प्रॉपर ऑफ रोडर ये बन सकती है। एंड उसके अंदर स्पेसिंग एंड फीचर्स की कमी नहीं थी। ये इंडियन बेस्ड कंप्लीटली पहली SUV थी जिसके ऊपर 500 करोड़ की लागत लगी थी। 1996 में महिंद्रा ने सोचा कि क्यों ना हम SUV सेगमेंट में भी स्टेप इन करें, बट 5 साल लग गए उसको कंसेप्ट फेज से प्रोडक्शन फेज में लाने के लिए। एंड 500 करोड़ की लागत। 2002 में इसकी पहली जनरेशन आई, 2008 में सेकंड जनरेशन, एंड 2014 में इसकी थर्ड एंड लेटेस्ट जनरेशन, जिसको आप अभी भी रोड्स पर देखते हो। इस गाड़ी ने 3 अवार्ड्स ऑलरेडी उस दौरान जीत लिए थे। वो थे कार ऑफ द ईयर अवार्ड, बेस्ट SUV ऑफ द ईयर अवार्ड एंड बेस्ट कार ईयर ऑफ द अवार्ड। 1990 तक महिंद्रा जो है वो ज़्यादा गाड़ियों में बिलीव नहीं करती थी, क्योंकि वो मैन्युफैक्चर नहीं करती थी। उसको ज़्यादातर एक ऑटोमोबाइल असेंबली कंपनी के नाम पर जाना जाता था। विलीज जीप को वो असेंबल करती थी, इंडिया में मैन्युफैक्चर भी करती थी। इसके बाद महिंद्रा ने कोशिश की ट्रैक्टर इंडस्ट्री में भी घुसने की, एंड उसको एक ट्रैक्टर बेस्ड कंपनी का दर्जा भी मिला। 2.2 लीटर M-Hawk इंजन के साथ में आने वाली 2 सेगमेंट में आया करती थी। एक 120 PS की पावर प्रोड्यूस करता था एंड एक 140 PS का पावर प्रोड्यूस करता था। कुछ टाइम था कि जब इसको पेट्रोल इंजन में भी लॉन्च किया गया, एंड ये पहली डीजल ऑटोमेटिक कार भी बनी। महिंद्रा का एक बहुत अच्छा फैक्ट मैं आपको ये बताता हूँ कि महिंद्रा की जितनी भी ज़्यादातर गाड़ियाँ हैं उनके लास्ट में ओ ज़रूर आता है, जैसे कि वरीटो, नवो, बुलेरो, क्वांटो, XUV 500, XUV 300, XUV TUV 300, KUV 100, ये सारी गाड़ियाँ हैं। एंड स्कॉर्पियो
ये सारी गाड़ियां हैं जिनके लास्ट में ओ ज़रूर आता है। सो ये सारे फैक्ट्स थे जो मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता था। ये सारी वो गाड़ियां थी जिन्होंने इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को रिवॉल्यूशनाइज किया है, एक नए लेवल पर पहुंचाया है, एक नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे माई फ्रेंड्स। एंड अगर आपको वीडियो आई होगी पसंद तो आपको क्या कर लेना है, लाइक कर देना चैनल, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ में ये वीडियो, एंड सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल को। मिलते हैं एक और ऐसी वीडियो के साथ में। अंटिल फॉर द नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लविंग योर कार. Keep meeting me on Instagram. Vivu_Sani is the Instagram handle. You can follow me there. Take care.